नमस्कार स्टूडेंट्स। हम बीए पार्ट फर्स्ट सोशलॉजी का सेकंड पेपर भारत में समाज सोसाइटी इन इंडिया को पढ़ रहे हैं। कल हमने भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य पढ़ा था, द फील्ड व्यू ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका हमने अर्थ समझा था। आज मैं फिर बता देती हूँ कि क्षेत्रीय परिदृश्य से जो तात्पर्य है वह यह है कि इसमें अवलोकन, निरीक्षण और प्रत्यक्ष अध्ययन के द्वारा सामग्री को एकत्रित किया जाता है और जिसके आधार पर अध्ययन करके समाज का सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। क्षेत्रीय परिदृश्य का अर्थ है कि समाज की संरचना और उसके कार्यों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके वर्णन और व्याख्या करना तथा उसका यथार्थ विवरण तैयार करना है। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य यह है कि समय समय पर तथ्य एकत्रित करके समाज की जो स्थिति है उसको प्रस्तुत करना। इसका उद्देश्य समाज की व्यवस्था, सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना है। यह सत्य, प्रमाणित और विश्वसनीय तथ्य एकत्रित करता है। क्योंकि फील्ड में जाके वर्क करना पड़ता है, तो प्रत्यक्ष रूप से एक समाजशास्त्री, एक अध्ययनकर्ता जो देखता है उसी के अनुसार वह अवलोकन के द्वारा, अवलोकन यानी कि नेत्रों का प्रयोग करता है और फील्ड में जाकर उस जो भी घटना, परिघटना जो भी घटित हुई है तो क्षेत्र का अध्ययन करके वो उसके आंकड़े एकत्रित करता है, निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है या निरीक्षण करता है या प्रत्यक्ष अध्ययन करके सामग्री को इकट्ठा करता है। तो ये सत्य होता है, प्रमाणित होता है और इससे विश्वसनीय तथ्य एकत्रित होते हैं। आंकड़े जो होते हैं वो विश्वसनीय होते हैं। तो इसका उद्देश्य संचयी ज्ञान के आधार पर परीक्षण और निरीक्षण करना है, उसकी जांच करना है और उसका परीक्षण करना है। समाज की नवीनतम स्थिति बताना है कि आज कैसी स्थिति है। क्षेत्रीय परिदृश्य का उद्देश्य विभिन्न कारकों में परस्पर कारणता ज्ञात करना है और यह सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन, संबंधों आदि के विभिन्न तत्वों, लक्षणों और कारकों का अध्ययन करके उसके गुणों और दोषों की व्याख्या करना है और बताना है कि ये क्या है और समाज को समझने का प्रयास करना है। तो ये क्षेत्रीय परिदृश्य का एक अपना विशेष महत्व है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के जो स्रोत हैं उसमें कुछ समाजशास्त्रियों ने अपने अध्ययन किए हैं, जैसे N.K. बोस ने द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी और भारतीय मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थान K.S. सिंह की अध्यक्षता में पीपल ऑफ इंडिया, तो इसमें भारत के लोगों की जानकारी का एक सर्वेक्षण किया गया था जो 1985 से शुरू हुआ था और 1988 में ये पूर्ण हुआ था। और फिर इसी आधार पर, क्षेत्रीय परिदृश्य के आधार पर, इरावती कर्वे ने भारत में बंधुत्व संगठन यानी कि किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, जो 1953 में ये संपूर्ण भारतीय समाज का इन्होंने बंधुत्व संबंधी पाठ्य और क्षेत्रीय परिदृश्य प्रस्तुत किया था। भारतीय समाज का क्षेत्रीय जो परिदृश्य है, जब इसको हम देखते हैं और इसके कुछ स्रोतों के आधार पर जो हमें ज्ञात हुआ है, उसमें 1988 में भारत में लगभग 4635 समुदाय, जिसमें 751 अनुसूचित जातियां, 635 अनुसूचित जनजातियां और 1046 अन्य पिछड़े वर्ग निवास करते हैं। भारत एक बहुलता युक्त समाज है। यहाँ अनेक धर्म, संस्कृति, भाषा, प्रजाति के लोग निवास करते हैं, इसलिए इसको बहुलता युक्त समाज कहते हैं। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक दृष्टि से भी इनमें अनेक भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जनसंख्या के आधार पर लोगों में अनेक विविधताएं परिलक्षित होती हैं। हिंदू, बौद्ध, जैन, इस्लाम, ईसाई, सिख आदि सभी धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और भारत में अनेक संस्कृतियाँ हैं। संस्कृतियाँ कैसी? जैसी बेबीलोनियन, मिस्र, ईरान, यूनान, रोम आदि अनेक प्रजातियाँ हैं। प्रजाति में आर्य, अनार्य, हूण, शक, पुर्तगाली और फ्रांसीसी।
भौगोलिक दृष्टि से भारत बहुआयामी देश है और यहाँ के लोगों के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था में बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। भारत एक संगठित राष्ट्र भी है और जिसका अपना एक संविधान है, जिसमें सभी धर्मों, संस्कृतियों, भाषाओं और क्षेत्रीय लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है। उनके हितों का ध्यान रखा जाता है और यह भारत की राष्ट्रीय एकता को प्रतिबिंबित करता है। इसी से भारत अनेकता में एकता वाला देश कहलाया जाता है। आगामी पृष्ठों में भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य पर कुछ देखते हैं कि भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के घटक कौन कौन से हैं। जब हम घटक की बात करते हैं तो इसमें भौगोलिक, प्रजातीय, धार्मिक, भाषाई, सांस्कृतिक और जाति और जनजातीय और सामाजिक और अभिजात जनसाधारण लोगों को शामिल किया जाता है। भौगोलिक परिदृश्य में जब हम देखते हैं तो हम इसके क्षेत्रफल को देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से भारत में अनेक विभिन्नताएं हैं। यह दक्षिण से उत्तर तक 3200 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसकी उत्पत्ति भारत की महान नदी सिंधु के नाम से जानी जाती है। कुछ विद्वान भारत खंड के नाम से इसकी उत्पत्ति बताते हैं, जबकि कुछ स्रोत इसे जम्बू द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, जो 7 द्वीपों में से एक था। जब हम पुराणों में पढ़ते हैं तो पुराणों में हम इसका नाम जम्बू द्वीप के नाम से जानते हैं। आज भी पंडित जन अपने मंत्रों में जम्बू द्वीपे आर्यावर्ते भारत खंडे ऐसा संबोधन करते हैं। एक पौराणिक मान्यता के आधार पर राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत माना जाता है और भौगोलिक दृष्टि से हम इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे कि आप इसको चित्र में भी देख रहे हैं कि हमने इसको 5 भागों में विभाजित किया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा गंगा सिंधु का मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा राजस्थान का मरुस्थल और 5वां समुद्र का तटीय मैदान। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र क्या है? भारत के उत्तर में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जिन पर सदैव बर्फ जमी रहती है और यहाँ महात्मा तपस्या करते हैं। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील यहाँ के प्रमुख पुण्य स्थल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश और स्थलों पर हजारों दर्शनार्थी प्रतिवर्ष जाते हैं। गंगा और सिंधु का जो मैदान है वहाँ पर हिमालय से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ की उत्पत्ति हुई है और इस क्षेत्र में अनेक जड़ी बूटियाँ और बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं। अनेक जनजातियाँ हैं यहाँ पर, जैसे नागा, गारो, अवोट, मिकर आदि इस क्षेत्र में ये निवास करती हैं। कृषि के क्षेत्र में इन नदियों का अपूर्व योगदान है। तीसरा, दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार में भारत का दक्षिणी भाग 3 और समुद्र से घिरा हुआ है। इस प्रदेश में अनेक बहुमूल्य धातुएं प्रकृति द्वारा बिखरी पड़ी हैं। द्रविड़ सभ्यता का यहाँ प्राधान्य है। अनेक जनजातियाँ चेचू, इरोला, कदार आदि यहाँ पर रहती हैं और यहाँ की मुख्य उपज कपास है। वास्तव में भारतीय प्रायद्वीप एक पठारी प्रदेश है। चौथा, राजस्थान का मरुस्थल। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला सबसे अधिक प्राचीन है। उत्तर प्राचीन में थार का रेगिस्तान, जल के अभाव में यहाँ खेती कम होती है, यहाँ पर पानी नहीं है, पानी की बहुत कमी है। यह प्रदेश राजपूतों की आन बान और शान के लिए प्रसिद्ध है। जौहर प्रथा, सती प्रथा और बलिदान के लिए ये इतिहास में प्रसिद्ध है। जयपुर जिले में नमक की झील जो कि सांबर झील है वो भी पाई जाती है। समुद्र का तटीय मैदान। 5वां आपका समुद्र का तटीय मैदान। दक्षिण पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिमी तटीय भाग को कोंकण और मालाबार कहा जाता है। पूर्वी मैदान भाग को तमिलनाडु और आंध्र उड़ीसा तट कहा जाता है। मुंबई, सूरत, कालीकट, कोचीन और गोवा
मद्रास और विशाखापट्टनम आदि बंदरगाहों के कारण भारत के व्यापारिक संबंध बर्मा, सियाम, जावा, सुमात्रा, अरब, ईरान और फारस की खाड़ी आदि देशों से बने हुए हैं। हिंदुओं का पवित्रतम तीर्थ स्थल रामेश्वरम भी यहीं पर स्थित है और यहाँ पर अनेक श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन के लिए आते हैं। तो भारत में उष्ण और शीतोष्ण और शीत तीनों प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कहीं पर अत्यधिक वर्षा होती है और कहीं यहाँ पर सूखे पड़ जाता है। भारत का क्षेत्रफल रूस के अतिरिक्त संपूर्ण यूरोप के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस तरीके से हमने ये संक्षेप में बहुत छोटे रूप में हमने भारत का भौगोलिक परिदृश्य देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रजातीय परिदृश्य को पढ़ेंगे। धन्यवाद।